हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर टू का प्रैक्टिस सेट 25 जो आपके बिहार स्टेट 2024 और पीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और आपके नए क्वेश्चन से मिलकर बनाए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। अगर आप साइकोलॉजी पेपर टू का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी सिर्फ 201 रुपया में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी सीरियस हो अपने एग्ज़ाम को लेकर तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार उच्च तनाव और हृदय रोग के लिए अधिक ज़्यादा संवेदनशील होता है? ये सवाल मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुका हूँ, तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। और आपके पास एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो सीरियस होकर जितना हो सके उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक मैंने 24 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपने 24 वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर 24 वीडियो पूरा डिटेल में देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी या ऑप्शन डी टाइप डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टाइप ए प्रकार के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर तनाव देखने को मिलता है और उनके हार्ट डिजीज़ देखने को ज़्यादा मिलते हैं, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उनके अंदर भरा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनाव फ़ील करते हैं अगर उन्हें कोई हर्ट करता है तो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्यक्तित्व का 5 कारक मॉडल ओसीएन किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला ऑप्शन है पॉल कोस्टा, ऑप्शन बी है कार्ल जूंग या ऑप्शन सी पाल कोस्टा प्लस मैक्री या ऑप्शन डी एम मार्शल फ्रैक्री। बात कीजिए 5 कारक मॉडल जिसे आप ओशियन के नाम से जानते हो, तो इसका विकसित द्वारा पॉल कोस्टा और मैक्री द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, और आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे आंसर जितना भी हो, अगर आपको जिसमें डाउट होता है उस क्वेश्चन को एक अलग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बारे में जितना वीडियो हो सके सर्च करके यूट्यूब पे या गूगल पे उसको डिटेल में जानिए। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को अलग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो कोई भी रिस्क लेना नहीं है, सारे तरह से आपको रेडी होना है, क्योंकि इतना शानदार मौका आया हुआ है, तो इसे खाली हाथ जाने मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थूलकाय, दुर्बल, पुष्ट और कुटगित के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपने साइकोलॉजी पेपर 1 में आपने जब ग्रेजुएशन कर रहे होगे साइकोलॉजी से, तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है पर्सनैलिटी ऑफ पिकनिक, जिसे आप एथलेटिक और डायस्प्लेस्टिक नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्रेसमर ने इसे आइडेंटिफ़ाई किया था, इसको क्लासिफ़ाई किया था पर्सनैलिटी को बहुत सारे पार्ट्स में, जिसमें अंदर आपके दुर्बल, कुटगित इसके रूप में व्यक्तित्व के बारे में इसे डिफ़ाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्रेस्टमर। अगला क्वेश्चन आपने सेटेड में पढ़ा होगा कि किस प्रकार का विकास सिर से शरीर के निचले हिस्से के शरीर नियंत्रण की प्रगति का वर्णन करता है? तो काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर आपने सीटेड अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाई किया होगा और आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हो। पहला ऑप्शन है केंद्र की ओर, शीर्ष, पुच्छक, कर्मिक या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। प्रॉक्सिमेंटल मतलब क्या होता है? जो आपके सर से नीचे की ओर, सर से नीचे की ओर आपका विकास होता है, या ऑप्शन बी है जो आपका पेट होता है, पेट के चारों साइड से पेट से होकर आपके जैसे कभी बीच मेन बिंदु हो गया, सेंटर आपका ये हो गया, और आपका बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो ऐसे होता है। और जो पहला ऑप्शन है, तो आपका ये सर हो गया, सर से आपका विकास होता है, आपके नीचे के केंद्र की ओर आपका विकास होता है। इसे हम प्रॉक्सिमेशनल नाम से जानते हैं। कर्मिक हुआ,
सीक्वेंशियल मतलब आपका एक-एक स्टेप से होता है। तो आपका जो विकास होता है वो क्रमिक से नहीं होकर बल्कि आपका सिर से पैर की ओर होता है और सेंटर से आपके बाहर की ओर होता है, सेंटर से आउटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है बाल विकास के परिपक्वता सिद्धांत का विकास किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बाल विकास में परिपक्वता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाइनर, रोजर या ऑप्शन सी अर्नोल्ड जेसल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात की जाए बाल विकास में परिपक्वता का ज्ञान देने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर होगा रोजर। रोजर ने इसका नहीं, इसका आंड जेसल ने दिया था बाल विकास के परिपक्वता का सिद्धांत। याद रखिएगा, मुझे ये लगा था कि रोजर होगा, लेकिन बाल विकास परिपक्वता का सिद्धांत आपके अर्नोल्ड जेसल ने दिया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मेरी तरह आप भी गलत आंसर देख के चले आओगे, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है और आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो बी सीरियस, नहीं तो मेरी तरह आप भी गलती कर दोगे। मुझे लगा था इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन बाल विकास के परिपक्वता सिद्धांत आपके अर्नोल्ड जेसले ने दिया था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अधिगम अक्षमता मुख्यतः इसमें विसंगति का परिणाम माना जाता है। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारक, जैविक कारक, इमोशनल फैक्टर या ऑप्शन डी सोशल फैक्टर। तो याद रखिएगा ऐसे बच्चे जो आप देखते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे कुछ बच्चे काफ़ी पढ़ने में कमज़ोर होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज़ होते हैं। तो उनके जो परिणाम में जो उनका रिजल्ट है, तेज़ होना, कम दिमाग होना, ये सब किसके वजह से होता है आपको ये बताना है। क्या वो मनोवैज्ञानिक कारक है, क्या वो बायोलॉजिक फैक्टर है या इमोशनल फैक्टर है या सोशल फैक्टर है? तो याद रखिएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर मानी जाती है। मतलब जो आपके जीन्स होते हैं, जैसे कि आपके पापा हुए, आपके दादा हुए, तो कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके अंदर आ जाती हैं। तो उसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट इज, मतलब जो आपके जन्म से पहले का विकास का प्रथम चरण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है भ्रूणीय, भ्रूणमूलीय, अंडस्य शिशु या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाल विकास के अशक्ति सिद्धांत का विकास किसके द्वारा दिया गया था? मतलब आपको बताना है कि बाल विकास में अटैचमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? काफ़ी बार आपके साइकोलॉजी में सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी थ्योरी की बात की जाए, आपके अटैचमेंट थ्योरी की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉन अल्वी ने अटैचमेंट थ्योरी की बाल विकास सिद्धांत को वैसे प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति की लंबाई और भार में त्वरित वृद्धि क्या कहलाता है? मतलब जब आप किशोर अवस्था से आप आगे बढ़ रहे हो और आप किशोर अवस्था में, कितने लोग किशोर अवस्था में ही होंगे, तो जिसमें आपका लंबाई बढ़ता है और आपकी जो वेट होता है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ आपके किसके द्वारा, किसकी वजह से होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, ऑप्शन बी है ग्रोथ स्पोर्ट या ऑप्शन सी ग्रोथ या ऑप्शन डी डेवलपमेंट। तो मतलब आपके अंदर इतना कुछ चेंज हो रहा है, उसकी वजह क्या है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसको हम ग्रोथ स्पुट के नाम से जानते हैं, वृद्धि आवेग के नाम से जाना जाता है, ना कि आपका मैट्यूरेशन होगा। बहुत बच्चे इसका गलती आंसर करते हैं मैट्यूरेशन, लेकिन ऐसा परिपक्वता आपका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वृद्धि आवेग। इसे याद रखिएगा, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हुइएगा, क्योंकि सवाल हमेशा आपके साइकोलॉजी में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जेम्स मार्सिया ने पहचान इसे कितने भागों में बाँटा था? जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो आपकी पहचान होती है, तो जेम्स मार्सिया आपके साइकोलॉजी की काफ़ी फ़ेमस आपके वैज्ञानिक रह चुकी हैं। उनको बताना है कि उन्होंने कितने भागों में आपके आइडेंटिटी को डिवाइड किया था। 2 प्रकार में, 3 भाग में, 4 भाग में या ऑप्शन डी 5 भाग में। तो जेम्स मार्सिया ने आपके आइडेंटिटी को 4 भागों में बाँटा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा और वो 4 भाग कौन-कौन से थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में चारों का नाम देखकर पूछा जा सकता है कि जेम्स मार्सिया ने किसकी आइडेंटिटी के 4 भागों में बाँटा था। तो 4 भाग आपको याद होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि आइडेंटिटी शब्द लैटिन की किस भाषा से लिया गया है? इडम, आइडिया, इडस या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने लैंग्वेज में या फिर आपने जीके जीएस में या आपने साइकोलॉजी में काफ़ी बार आइडेंटिटी वर्ड सुना होगा और आपको पता होगा कि जो वर्ड है आइडेंटिटी, इसे इडम से लिया गया है, जो काफ़ी लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है द सेम। इसे भी याद रखिएगा। ईडम शब्द का अर्थ हुआ है द सेम। अगला क्वेश्चन, फ्रॉइड। फ्रॉइड के अनुसार बाध्यकरण चिंता उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जो आपका बाध्यकरण है, किस वजह से चिंता उत्पन्न होती है, आपके फ्रॉइड के अनुसार बताना है। पहला ऑप्शन है ओरल स्टेज, जिसे आप मुखावस्था के नाम से भी बोलते हो। लिंग अवस्था, जिसे आप सेक्स स्टेज के नाम से भी लिख सकते हो, लिंग अवस्था। थर्ड ऑप्शन है लैंगिक अवस्था, या ऑप्शन डी गुदा अवस्था, अनल स्टेज। तो याद रखिएगा, इस सवाल मैंने पिछले क्लास में या फिर 2 दिन पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था। तो फ्रायड के अनुसार जो आपके बाध्यकरण है, वो आपके लिंग अवस्था में उत्पन्न होती है। जो भी आपके सेक्स स्टेज होते हैं, उसमें आपके सेस्ट्रेशन जो होता है, आपका कास्ट्रेशन, उसमें एंग्ज़ायटी पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही पिछले क्लास में आपको पियाजे के चारों स्टेज के बारे में डिटेल में आपको बताया था। आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत में 7 में से 11 साल का विकास क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, सेकंड ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी है कंक्रीट या ऑप्शन डी है फॉर्मल। सेंसरी आपका 0 से 2 होता है, प्री ऑपरेशनल आपका 2 से 6 होता है, कंक्रीट में आपका 7 से 11 होता है और फॉर्मल में 11 से आपका 16, कहीं-कहीं आपको 18 भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया, तो इसको आसानी से आप ऐसा फाइंड कर सकते हो कि जो आपके 7 से 11 साल के जो विकास होती हैं, उसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में ठोस सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जो मैंने आपको लिखाया था। यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बार-बार देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन एरिक्सन। एरिक्सन काफ़ी फेमस नाम है आपके साइकोलॉजी में। हमेशा आपके पेपर में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे और ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। आपको बताना है कि एरिक्सन के सिद्धांत में लगाव बनाम अकेलापन किसकी एक विशेषता है? इन्फेंसी की, किशोर अवस्था की, युवा वयस्कता की या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, लगाव बनाम अकेलापन, जिसे आप इंटीमेसी प्लस आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। तो आपके इंटीमेसी आइसोलेशन किस एज में आपको देखने को मिलता है, लगाव बनाम अकेलापन? तो काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर आप खुद की लाइफ को उसमें याद करो, तो आपको पता चलेगा, जब आप जैसे-जैसे जब आप जवान हो रहे थे, एडल्टहुड में जा रहे थे, तब उस टाइम आपको किसी के प्रति लगाव बहुत जल्दी हो जाती है। अगर कोई आपको लगाव किसी से हो जाए, अगर थोड़ा बहुत भी वो आपको हर्ट कर दे, तो आपको लगता है कि उसके सिवा मेरे लाइफ में दुनिया में कोई है ही नहीं, जो था मेरा वही है। तो वो सब कुछ फ़ील होता है जब आप नए-नए जवान हो रहे होते हो, जब आपका एज
12 से 18 साल के बीच में होता है, तब आपको ऐसा फ़ील होता है कि किसी से भी आपको जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, किसी से भी जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, किसी को कोई बात बुरी लग जाती है। सब चीज़ आपके युवा एडल्टहुड के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एरिक्सन ने कौन-सा थ्योरी दिया था? एरिक्सन याद रखिएगा, एरिक्सन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, ठीक है? इसे याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, टू फैक्टर थ्योरी जिसे आप जनरल टू स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, ठीक है? सामान्य टू विशिष्ट, ये थ्योरी दिया गया था एरिक्सन के द्वारा, टू फैक्टर थ्योरी। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बोबो डॉल प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था और आपके अल्बर्ट बंडूरा और आपके जैसे कि क्या नाम है उनका स्किनर थे। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो चूहे पे किया था। आपके थॉर्नडाइक किस पे किए थे? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। तो ऐसे बेबी डॉल जो थी, बेबी डॉल पे किसने प्रयोग किया था आपको ये बताना है। अल्बर्ट बंडूरा ने, जीन पियाजे ने, एरिक एरिक्सन ने या ऑप्शन डी अर्नोल्ड जेसल ने। तो याद रखिएगा जितना मैंने आपको बताया, स्किनर ने रैट पे, ठीक है? और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, कोलरबर्ग ने बनमानुस पर और बेबी डॉल पे आपके एल्बर्ट बंदूरा ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एल्बर्ट बंदूरा। बेबी डॉल पे आपका प्रयोग किया गया था और जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोलनबर्ग ने अपना प्रयोग बनमानुस पे किया था, जिसे आप बनमानुस ही बोलते हो। लॉरेंस कोलनबर्ग ने अपना प्रयोग बनमानुस पे किया था। आपको बताना है कि लॉरेंस कोलनबर्ग ने सिद्धांत कब दिया था? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ज़रूर याद रखना कि लॉरेंस कोलनबर्ग ने अपना सिद्धांत जो है 20वीं शताब्दी में दिया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको प्रभाव का नियम आपको मैंने बताया था, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये सारी चीज़ आपके लॉरेंस कोलनबर्ग द्वारा दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा नैतिकता का सिद्धांत आपके कोलनबर्ग ने दिया था, इसे भी आप याद रखिएगा, जिसे दुविधा के नियम से भी जाना जाता है। जैसे कि जस्ट मैंने आपको बताया था कि कोलरबर्ग ने नैतिक रीजनिंग को कितने स्तर की पहचान की थी? 2 में, 3 में, 4 में या ऑप्शन डी 5। तो कोलरबर्ग ने नैतिक रीजनिंग को 3 स्तरों में पहचान दिलाई थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग 3 स्तर कौन-कौन से थे? जैसे कि मैंने आपको पहला बताया, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा नियम आप लोग बताइए कि तीसरा नियम क्या था कोलरबर्ग का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका थर्ड नियम क्या था? अगला क्वेश्चन है, थकान का मापन करने के लिए एग्री ग्राफ का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जब आप चलते-चलते थक जाते हो या फिर कोई काम करके थक जाते हो, तो थकान की सबसे पहले मेजरमेंट किसने किया था आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एमोसो, ऑप्शन बी है मैक्लीलैंड, ऑप्शन सी है वेलेंस्की या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एमोसो ने सबसे पहले आपके थकान का मापन करने का एग्री ग्राफ का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत निरीक्षण विधि किसके द्वारा खारिज कर दी गई थी? जो आपका इंट्रोस्पेक्शन है, जिसे आप खुद को निरीक्षण करते हो, किसके द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया था आपको ये बताना है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि व्यवहारवादियों द्वारा इसे रिजेक्ट किया गया था, ठीक है? तो व्यवहारवादियों के द्वारा इसे अंत निरीक्षण को खारिज कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन व्यवहारवादी हो जाएगा। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको डेली वीडियो चाहिए, डेली आपको इम्पोर्टेंट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। बार-बार आपसे बोलना पड़ता है वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो। मुझे भी बोलना अच्छा नहीं लगता, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में कर दीजिए।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो। अगर आप इसका पीडीएफ या कोई भी आपसे टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं डेली, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आती है, सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यवहारवादियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था इंटर अंतरिक्षण को। व्यवहारवादी कौन-कौन थे? तो व्यवहारवादी आपके वाटसन साहब को बोला जाता है, थॉर्नडाइक थे, व्यवहारवादी आपके स्किनर थे। ये सारे वैज्ञानिक आपके व्यवहारवादी माने जाते हैं, जिन्होंने आपको अंतरिक्षण विधि को खारिज कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आपको इससे पहले बताया था टू फैक्टर। टू फैक्टर किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। और आपको बताना है कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो त्रितंत्र सिद्धांत आपके किसने दिया था? तो आपके स्टेनबर्ग ने दिया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। क्रिएटिव, पैरासिटल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो भी है आपके एस्टेनबर्ग ने दिया था। इसे त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वेस्लर ने 4 से 6 साल बच्चों को बुद्धि मापने के लिए एक मापनी का निर्माण किया था। ये मापनी किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है WAIS, ऑप्शन बी है WISC, या ऑप्शन सी WPPSI, या ऑप्शन डी WICS। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, WPPSI। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने बुद्धि कारकों को 3 व्योमों सामग्री, सक्रिय और डैश में वर्गीकृत किया था। जैसे कि पहला हो गया सामग्री, दूसरा हो गया सक्रिय और तीसरा किस भाग में वर्गीकृत किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है इंडक्शन, डिडक्शन, सिंबलिक, या ऑप्शन डी प्रोडक्ट। ये भी सवाल आपने बीएड में, सीटेट में, आपने साइकोलॉजी में, हर जगह आपने क्लास किया होगा। हर जगह आपको ये बताया जाता है कि गिलफर्ड ने आपकी बुद्धि के 3 व्यायामों को बाँटा था, जिसमें का जैसे कि पहला था आपका सामग्री, दूसरा था सक्रिय और तीसरा था उत्पाद। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि कारकों को 3 विभागों में बाँटा था। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि उपयोग और अनुपयोग के नियम किसके द्वारा उपनियम माने जाते हैं? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम। तो जो आप किसी भी चीज़ का उपयोग करते हो, अनुपयोग करते हो, वो सब चीज़ आपके अभ्यास के नियम पर ही होता है। जितने बार आप अभ्यास करते हो, किसी में आप सक्सेस हो जाओगे, किसी में आप अनसक्सेस हो जाओगे। तो उसे हम प्रभाव का अभ्यास का नियम के नाम से जाना जाता है, जिसको थॉर्नडाइक ने इसे बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई एल थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, मनोज्ञात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब आपको ये बताना है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके पियाजे साहब ने दिया था, जो आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने 4 स्टेज में बच्चे को क्लासिफाई किया था। मानवतावादी ह्यूमरिस्टिक थ्योरी कौन माने जाते हैं? तो ह्यूमरिस्टिक थ्योरी आपके पावलोव को माना जाता है, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पावलोव आपके मानवतावादी सिद्धांत के वैज्ञानिक माने जाते हैं। बात की जाए मनोज्ञात्मक सिद्धांत की, तो आपके मनोज्ञात्मक सिद्धांत आपके फ्रायड साहब को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपके वाटसन और थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे आपके व्यवहारवादी सिद्धांत मानते जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव। तो
उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होंगी। बार-बार मैं कहता हूँ कि जितना मैं लिख रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जॉन पियाजे का अधिगम सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके जीन पियाजे का माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में क्या अनुक्रियाएँ होती हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आप ऑप्शन को चारों रीड कीजिए और ये भी बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। एक आपका रिफोर्समेंट है, दूसरा आपका ऑपरेंट है। ये दोनों थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था आपको भी बताना है। आपको बता दें कि रिफोर्समेंट आपके स्किनर साहब ने दिया था और ऑपरेंट थ्योरी आपके पावलोव ने दिया था। ये दोनों पॉइंट याद रखना। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जिसे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, उसका थ्योरी आपके पावलोव साहब ने दिया था और रिफोर्समेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके स्किनर साहब ने दिया था। इसे भी याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इमिटेड रिस्पॉन्सेज। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अभिवृत्ति परीक्षण मापनी है? मतलब आपको बताना है कि एप्टीट्यूड का मेजर करने का कौन सा टेस्ट माना जाता है कि आपकी बुद्धि और आपका परीक्षण कितनी आपकी अभिवृत्ति काम करती है, किसके द्वारा मापा जा सकता है? पहला ऑप्शन है टैट, डैट, एसपीएम या ऑप्शन डी डीएफटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखना क्योंकि साइकोलॉजी में हर बार सवाल पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 99, ट्राइसोमी 21 संबंधित किससे है? 21 जो आपके ट्राइसोमी है किससे संबंधित माना जाता है? डाउन सिंड्रोम से, गिफ्टनेस की, क्रिएटिविटी से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना आपके 21 आपके डाउन सिंड्रोम का गुण माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 आपके टोटल आपके क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 21 नंबर का जो आपका ट्राइसोमी होता है, उससे डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड माना जाता है। और गिफ्टनेस का जो आईक्यू कितनी होती है, तो गिफ्टनेस का जो बच्चे ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो काफ़ी बच्चे गिफ्ट चाइल्ड होते हैं, उनका जो आईक्यू होता है वो 135 से 145 माना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मानसिक मंदता का कारण नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे मानसिक मंदता कारण नहीं माना जाता? पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है फिनिलकेटोन्यूरिया, ऑप्शन सी है हाइड्रोफेसिफिली या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपके डाउन सिंड्रोम हुआ, मिनिया कीटो हुआ, हाइड्रोसिफेली हुआ, किसी का राजा नहीं माना जाता। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसे मानसिक मंदता माना जाए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 28 क्वेश्चन कंप्लीट किए। सच-सच बताना कि 28 में आपने सही कितने क्वेश्चन किए? खुद से झूठ बोल सक खुद से झूठ तो बोलता ही कोई नहीं है। दूसरे से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से इंसान हर किसी को पता होता है अपनी कैपेबिलिटी कि कितनी आपकी क्षमता है, कितनी आपने क्वेश्चन सही करा। सच-सच अपने मन में बताना कि आपने 28 में कितने क्वेश्चन राइट करे। और यकीन मानो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए जितने आजकल में जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर करना। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर के साथ आप मेंशन करना, आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई भी अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। और अगर आपका स्कोर इसमें 15 से 18 अबव आ रहा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो बस अपने ऊपर कुछ रुपए खर्च करो। भले आप कहीं से भी तैयार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा थ्योरी लेकर बैठ जाओ। थ्योरी लेके बैठोगे, नोट्स पूरा पढ़ोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन आप एक एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर लिए हो। आपने ग्रेजुएशन और आपने पीजी आपने साइकोलॉजी से किया हुआ है।
तो आपने थ्योरी काफ़ी पढ़ लिया। जितना आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, जितना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस सेट और थ्योरी नोट्स चाहिए आपको, तो सिर्फ़ आपको ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1500 प्लस आपको क्वेश्चन, आंसर और साथ में सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पैटर्न पे आपको दिया जा रहा है। तो लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करो, अगर डेली चाहते हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए, तो बस आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। मैं आप लोग के लिए इतना कुछ कर दूँगा, ऐसे क्वेश्चन जब आप पेपर देकर आओगे, खुद आकर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, एक क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। तो बस आप लोगों से मुझे यही चाहिए कि वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, आप लोग के लिए डेली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आप मुझे लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में सवाल आ सकता है, सारे क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे सारा दिन करा दिया जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।